हेडिंग कीजिएगा सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर। So in the synchronous counter, we are starting with the very first topic, that is ring counter. रिंग काउंटर, रिंग काउंटर के बारे में कुछ पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट थिंग, रिंग काउंटर के अंदर जैसे हम रजिस्टर्स पढ़ते थे, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, ओके, यानी कि बेसिकली हम जो शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़ते थे तो उसके अंदर जो डेटा हम अप्लाई करते थे, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप पर आपने पहले कोई डेटा अप्लाई किया तो 1 by 1 क्लॉक पल्सेस, जैसे जैसे आप क्लॉक पल्सेस अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे वो डेटा क्या होता जाएगा, फ्लिप फ्लॉप्स में प्रोपेगेट होते जाएगा एंड 1 by 1 बिट क्या होता जाएगा, वो डेटा स्टोर होता चला जाएगा। ओके, तो इसी तरह से रिंग काउंटर में भी अगर मान लीजिए मैं इसका 4 बिट रिंग काउंटर स्ट्रक्चर यहां पर तैयार करूं, सो दिस इज 4 बिट रिंग काउंटर, और इसमें जो क्लॉक पल्स है वो सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक होगी। ऑब्वियसली दिस इज सिंक्रोनस काउंटर, तो इसकी जो क्लॉक पल्स है वो किस तरह की होगी, सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक पल्स होगी, लाइक दिस। सपोज मैंने इसे यहां पर डिजाइन कर रहा हूं बाय यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, सो दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप, डी क्यू बार, डी नॉट, क्यू नॉट ले सकते हैं आप इस तरह से, D1 Q1 Q1 बार, D2 Q2 Q2 बार एंड D3 Q3 Q3 बार, एंड इस तरह से ये कनेक्टेड होंगे बाय ईच अदर लाइक दिस एंड टू दैट एंड, दिस एंड टू दैट एंड, ओके। और यहां पर जो आउटपुट ऑफ last flip flop that is Q3 will be connected through a feedback, connected through a feedback to the first input। तो ये रिंग काउंटर को हम यहां पर बोल सकते हैं, रिंग काउंटर इज नथिंग दैट इज रिंग काउंटर इज shift register with feedback, it is shift register with feedback। यानी कि फीडबैक एलिमेंट को अगर हम कंसीडर नहीं करें यहां पर, सो दिस इज सिंपली लुकिंग लाइक अ SISO रजिस्टर। जैसे यहां पर हम इस टर्मिनल से इनपुट एंटर करेंगे और आउटपुट टर्मिनल यहां पर क्या होगा, फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा थ्रू द Q1 Q0 Q2 Q3, इन सभी आउटपुट्स के थ्रू यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। सो द रिंग काउंटर इज व्हाट बेसिकली दिस इज द शिफ्ट रजिस्टर विथ फीडबैक, और ऑब्वियसली हम इसे बोलते हैं इट इज सिंक्रोनस काउंटर, इट इज सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर्स में दो तरह के काउंटर्स की बात की जाती है, एक है सेल्फ स्टार्ट काउंटर एंड अनदर वन इज कॉल्ड नॉन सेल्फ स्टार्ट काउंटर। यानी कि अगर हम इसमें क्लॉक सिग्नल्स को अप्लाई करना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर पॉजिटिव बेस क्लॉक पल्स यूज किया है, इस तरह से अगर मैं क्लॉक पल्सेस को यहां पर क्या कर दूं, एक्टिवेटेड कर दूं पॉजिटिव क्लॉक पल्स, तो फर्स्ट क्लॉक, सेकंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक, जैसे से आप क्लॉक अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर इनिशियली सपोज हमने मान लिया कि Q3 Q2 Q1 Q0 सभी पर 0 0 0 है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें 0 0 ही क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। क्या रोटेट होता रहेगा, 0 0 इसके अंदर रोटेट होता रहेगा, यानी कि आउटपुट हमेशा 4 times 0 पर चलता रहेगा, वही घूमता रहेगा। अब हमें क्या करना होगा इसको, ऑब्वियसली वी हैव टू मेक इट टू बी ट्रिगर्ड एट एनी ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एंड, यानी किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप के टर्मिनल पर हमें इसे ट्रिगर करना पड़ेगा, इसलिए इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन सेल्फ स्टार्ट काउंटर। सो यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे, द circuit shown is a non self start counter। कैसा काउंटर है ये, नॉन सेल्फ स्टार्ट काउंटर है। नॉन सेल्फ स्टार्ट मैंने क्यों बोला इससे, क्योंकि आपको एक बार एटलीस्ट एक बार इसे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिगर करना ही पड़ेगा टू एग्जीक्यूट द डेटा, अदरवाइज इसमें 0 0 0 घूमता रहेगा।
जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जॉनसन रिंग काउंटर। जॉनसन रिंग काउंटर जो होता है दैट इज सेल्फ स्टार्ट काउंटर। एक बार आप उसमें क्या करते हैं, क्लॉक को अप्लाई कर दें, अपने आप काउंटर क्या करे, काउंट सीक्वेंस को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। बट दिस काउंटर इज अ नॉन सेल्फ स्टार्ट काउंटर, यानी कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, किसी एक डेटा से एक बार ट्रिगर इसे जरूर करना पड़ेगा। तो किसी आपने लॉजिक 1 से हमने इसे ट्रिगर किया, अब ऑब्वियसली लॉजिक 0 से ट्रिगर करोगे तो फिर तो वही कहानी बनी रहेगी जो चल रही है, यानी 4 टाइम्स 0 है, एक 0 आप और लेके आ गए तो क्या ही नया हो गया उसमें, वही 0 घूमते रहेंगे। क्लियर है सभी को ये बात? तो हमें यहां से समझना है कि लॉजिक 1 को आपको अप्लाई करके नहीं रखना है, वी हैव टू जस्ट ट्रिगर्ड इट फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप क्या कर देंगे, इसको ट्रिगर कर देंगे लॉजिक 1 से, और लॉजिक 1 को ट्रिगर करके हटा दीजिएगा उसको। अब क्या होगा इसके अंदर, वो लॉजिक 1 घूमता रहेगा, क्योंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप है। किस तरह से ये सीक्वेंस फॉलो होगा जरा देखें। आपने यहां पर क्या किया, लॉजिक 1 से इसको ट्रिगर किया, ओके, यानी कि अगर हम यहां पर ट्रुथ टेबल इसकी इंप्लीमेंट करते हैं फॉर दिस 4 बिट, सो ये क्लॉक पल्स आपने कंसीडर की, क्लॉक, एंड दिस इज आउटपुट Q3, Q2, Q1, Q0, ये कंसीडर किए। एट 0th क्लॉक मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर क्या है, ऐसे 4 टाइम्स 0 है। अब आपने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की, और फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करने से पहले क्या किया हमने, यहां पर हमने इसको ट्रिगर कर दिया, किस वैल्यू से, लॉजिक 1 से। जैसे आप इसको लॉजिक 1 से ट्रिगर करेंगे तो ऑब्वियस है यहां पर D0 पर आ चुका है, अब लॉजिक 1 आ चुका है D0 पर, और आगे यहां पर फॉरवर्ड होता जाएगा। तो जैसे आप, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, दैट विल बी मोर सुटेबल फॉर्म। जैसे मैंने लिखा यहां पर Q0, Q1, Q2, Q3, इस तरह से लिखा। तो जैसे हमने देखा यहां पर D0 पर हमने ट्रिगर किया लॉजिक 1 से, तो फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करते से ही यहां पर जनरेट हो जाएगा 1, यहां पर आएगा 0 0 0। सेकंड क्लॉक पर क्या होगा जरा देखो, फिर यहां से आएगा 0 1 0 0। थर्ड क्लॉक पर यहां पर आएगा 0 0 1 0। फोर्थ क्लॉक पर यहां पर आएगा 0 0 0 1। एंड फिफ्थ क्लॉक अप्लाई करेंगे आप, तो ये 1 जो कि कहां पहुंच चुका होगा, Q3 पर पहुंच चुका होगा, वापस से कहां पर आ जाएगा, D0 पर आ जाएगा। और जैसे आपने फिफ्थ क्लॉक अप्लाई की तो ये पहुंच जाएगा Q0 पर 1 0 0 0, सिक्स पर 0 1 0 0, सेवेंथ पर 0 0 1 0। ऐसे ये सीक्वेंस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। यानी कि अगर इसमें ऑब्जर्व करें हम, तो हम देख सकते हैं कि एक ही फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक बार में लॉजिक 1 है, यानी कि इन द रिंग काउंटर इन दिस सर्किट ओनली 1 फ्लिप फ्लॉप इज लॉजिक 1 एट ए टाइम। सो लिखते हैं, इन द सर्किट शोन, लिखेंगे इसमें, इन द सर्किट शोन, in the circuit shown in figure, in the circuit shown in figure, only one flip-flop is logic 1, is logic 1 at a time, at a time. Other flip-flops are at logic 0. Okay, and here logic 1 is rotating among all flip-flops, यानी कि लॉजिक 1 यहां पर क्या होगा, सभी फ्लिप फ्लॉप्स के बिटवीन क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। लॉजिक 1 इज रोटेटिंग अमंग ऑल फ्लिप फ्लॉप। देखिएगा यहां से, विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड क्लॉक, विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड क्लॉक। जैसे जैसे हम क्लॉक अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड क्लॉक ये क्या होता जाएगा, रोटेट होता जाएगा।
अच्छा, अगर हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं कॉल्ड डिकोडिंग लॉजिक, अगर मान लीजिए आपको इसके लिए डिकोडिंग लॉजिक डिफाइन करना हो, सो द डिकोडिंग लॉजिक इज वेरी सिंपल टू डिफाइन इन द रिंग काउंटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डिकोडिंग लॉजिक इज वेरी सिंपल इन रिंग काउंटर। यानी कि रिंग काउंटर के अंदर डिकोडिंग लॉजिक बहुत आसान होता है, इट्स वेरी सिंपल इन रिंग काउंटर। यानी कि जो लॉजिक 1 हमारे पास है वो क्या होगा, अब यहां से रोटेट होता रहेगा, ऑब्वियस है। तो फर्स्ट स्टेट को जैसे मुझे डिफाइन करना है तो इसका डिकोडिंग लॉजिक लिखना है। डिकोडिंग लॉजिक की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, क्या डेफिनेशन डिकोडिंग लॉजिक की, इन विच स्टेट काउंटर इज ऑपरेटिंग, ये डिफाइन करना है, इसे हम बोलते हैं डिकोडिंग लॉजिक। तो यहां पर 1000 स्टेट है, तो यहां पर मैंने लिख दिया इसे Q0 है, ये इसे मैंने लिख दिया Q1 है, इसे मैंने लिख दिया Q2 है, इसे मैंने लिख दिया Q3 है, और फिर से वही से Q0, Q1, Q2, Q3। यानी कि जिस स्टेट में काउंटर यहां पर वर्क कर रहा है उसके लिए हमें कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए डिफाइन करने के लिए, क्योंकि एक ही फ्लिप फ्लॉप लॉजिक 1 है, बाकी सब 0 पर है। तो डिकोडिंग लॉजिक क्या होता है इसके अंदर, वेरी सिंपल होता है रिंग काउंटर में, नो हार्डवेयर is required to decode the state of counter। काउंटर की स्टेट को डिकोड करने के लिए कोई हार्डवेयर की हमको जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है, सिंपल एक ही फ्लिप फ्लॉप 1 है तो लॉजिक 1 इसमें रोटेट हो रहा है। अच्छा, तो क्या मैं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखें जरा। जैसे मान लीजिए आपने अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे शिफ्ट रजिस्टर, तो वहां पर आपने कुछ इस तरह का ये लिखा था, ओके, और इस पर हमने क्लॉक पल्सेस अप्लाई की थी लाइक दिस, इस पर हमने क्लॉक पल्सेस अप्लाई की, ओवर दैट टर्मिनल क्लॉक पल्सेस अप्लाई की। सो सपोज दैट आपने बोला Q3, Q2, Q1, Q0, और यहां से जब मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं यहां पर फर्स्ट टू लास्ट एंड, तो ये अब क्या बन जाएगा, दिस इज द सिंबलिकल नोटेशन ऑफ रिंग काउंटर। ये क्या बन गया, रिंग काउंटर बन गया। अच्छा, अगर हम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में कितने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास Q3, Q2, Q1, Q0 में जो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू कॉम्बिनेशन हैं वो 4 टाइम 0 से लेके 4 टाइम 1 तक के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यूज हैं हमारे पास। यानी कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 16 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। उसमें से कितने कॉम्बिनेशंस हमने यूज किए इसमें, ओनली 4। कौन कौन से, 1000, 0100, 0010, 0001, ये कॉम्बिनेशंस हमने यूज किए, अदर कॉम्बिनेशंस को यूज नहीं किया। यानी कि हम बोल सकते हैं इन रिंग काउंटर, इन 4 बिट रिंग काउंटर, ऐसे लिख सकते हैं 4 बिट रिंग काउंटर, नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट्स इक्वल टू 4। यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स, टोटल स्टेट्स कितनी है इसमें 4 बिट फॉर्मेट में 16 है, उसमें से 16 माइनस 4 यानी कि 12 है अनयूज्ड स्टेट्स। यही बात मैं चाहूं तो फिर n बिट रिंग काउंटर के लिए बोल सकता हूं, यानी कि फॉर n बिट रिंग काउंटर नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, स्टेट्स इज इक्वल टू n, और ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, इक्वल टू 2 to the power n माइनस n। इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स। इतनी बात हमको समझ में आ गई। सो दिस इज फॉर n बिट रिंग काउंटर। कितने यूज्ड स्टेट्स हैं, n, सिर्फ n यूज्ड स्टेट्स हैं, बाकी बचे हुए 2 to the power n माइनस n क्या है, इसमें अनयूज्ड स्टेट्स हैं। क्लियर है इतनी बात सबको।
डिकोडिंग लॉजिक इसका बहुत सिंपल है, यानी कोई हार्डवेयर हमको नहीं चाहिए टू डिकोड दिस रिंग काउंटर। चलिए रिंग काउंटर को अब हम यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। सो हेडिंग करेंगे नेक्स्ट। चलिए अब यहां पर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं रिंग काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। हेडिंग करेंगे रिंग काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप। चलिए मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं यहां पर एक 4 बिट रिंग काउंटर को। like this. So this is obviously synchronous counter है, तो synchronized clock हमने कंसीडर की इस तरह से। synchronized clock हमने कंसीडर की और हम इसे अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो मैंने इस तरह से लिखा J3 K3 Q3 बार, J2 K2 Q2 Q2 बार, J1 K1 Q1 बार, J0 K0 Q0 बार। ये हमने लिखा इस तरह से। ओके, तो अब हम इसमें सिंपली जो इंप्लीमेंटेशन है उसमें कनेक्शंस करना है हमें। इस तरह से कनेक्ट किया हमने इसको like this। और फीडबैक एलिमेंट्स इस तरह से कनेक्ट होंगे। यहां पर J3 इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा टू लास्ट Q0 एंड सिमिलरली दिस K3 विल बी कनेक्टेड एज like it the Q0 बार। ओके, तो यहां पर हमने इस तरह से इसे कनेक्ट किया। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ट्रुथ टेबल हम देखते हैं। अगर इसके लिए ट्रुथ टेबल को अगर हम यहां पर इंप्लीमेंट करें इसके लिए, सो फॉर द वैल्यूज ऑफ क्लॉक पल्सेस एज ऑन 0 1 2 3, फॉर 0th क्लॉक मैंने कंसिडर किया यहां पर जो वैल्यूज ऑफ Q3 Q2 Q1 है, Q3 Q2 Q1 Q0, इनको मान लिया मैंने 0 0 0 0। तो ये भी ऑब्वियस है कि नॉन सेल्फ स्टार्ट काउंटर है, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लॉजिक 1 से ट्रिगर करना पड़ेगा। लॉजिक 1 ट्रिगर, एक बार आपको ट्रिगर इसे करना ही पड़ेगा लॉजिक 1 से। तो अब जैसे हमने यहां फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की तो आया 0, सॉरी ये फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे तो J3 K3 पर आएगा 1 0 कॉम्बिनेशन। ओके, यहां पर 1 हमने ट्रिगर कर दिया है और 1 0 कॉम्बिनेशन मिलेगा तो Q3 हो जाएगा 1, बाकी ये सब आगे 0, ये 0 इस तरह से, ये 0 इस तरह से। सो एज सेम एज डी फ्लिप फ्लॉप जो हमने कंसीडर किया था 0 1 0 ऐसे जनरेट हो जाएगा ये आ जाएगा। इस तरह से काउंट सीक्वेंस इसके अंदर चलता रहेगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहां पर हमने इसे सिंपली इंप्लीमेंट किया बाय यूजिंग द जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे यहां पर पूछता हूं कि इफ वी आर इंप्लीमेंटिंग इट विथ नेगेटिव एज क्लॉक पल्स, जैसे मैंने यहां पर जो क्लॉक पल्स ली है वो कैसी है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड की जगह पर मैं यहां पर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स को यूज करता हूं, देन इसके ऑपरेशन में कोई फर्क पड़ेगा? सोचें और बताएं। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग रिपल काउंटर में पढ़ रहे थे वहां पर कि अगर आप पॉजिटिव एज को नेगेटिव एज कर दें तो अप काउंटर डाउन बन जाता था, डाउन काउंटर अप बन जाता। ओके, लेकिन इन सिंक्रोनस काउंटर के अंदर अगर आप क्लॉक का टाइप चेंज कर देंगे, यानी कि इसे पॉजिटिव एज से नेगेटिव एज कर दें, नेगेटिव एज से पॉजिटिव एज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि लिख सकते हैं आप ऑपरेशन ऑफ रिंग काउंटर remains unchanged
if positive as triggered clock pulse is replaced by positive as triggered clock pulse is replaced by negative as triggered clock pulse. Negative as triggered clock pulse यानी कि अगर हम यहां पर जो क्लॉक पल्स है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर करने की बजाय ऐसे नेगेटिव एज ट्रिगर कर देते हैं, तब भी काउंटर का ऑपरेशन जो है वो अनचेंज रहेगा. ओके, अब जरा एक चीज बताएं, इसमें सभी फ्लिप फ्लॉप्स क्या हो रहे हैं, एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं. ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली. मतलब अगर हमें देखना होगा कि जो टाइम पीरियड है क्लॉक पल्स का वो कितना रखना सुटेबल होगा. यहां पर बताएं, जरा सजेस्ट करें आंसर. टी क्लॉक कितना हमें रखना होगा. ऑब्वियसली सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ही ऑपरेट हो रहे हैं, तो आइडियल कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं, टी क्लॉक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टीपीडी फ्लिप फ्लॉप, प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप. क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, ये फ्लिप फ्लॉप, ये चारों फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑपरेट होंगे, एक साथ ट्रिगर सिग्नल मिलेगा इनको, एक साथ ही ऑन हो जाएंगे, एक साथ ही ऑफ होंगे. तो ऑब्वियस है कि हमें नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीपीडी फ्लिप फ्लॉप का वेट करना है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से समझें अगर हम इसको, तो एक चीज हमें और नोटिस में आएगी. आप देखेंगे तो इसमें डेटा भी तो चेंज हो रहा है हर बार. जैसे इसका जो वैल्यू है 1000 है, अब ये 0100 आ गया. तो यहां पर ये जो पहले Q3 पर 1 था, यहां पर 1 था, Q3 पर क्या था, 1 था. समझना मेरी बात, ध्यान सुनना. Q3 पे 1 था, आपने पहली क्लॉक अप्लाई की, Q3 पे 1 आ गया. ओके, अब हम जैसे सेकंड क्लॉक अप्लाई करेंगे तो जो Q3 पर 1 आया है वो J2 उसे एक्सेप्ट करे, उसके लिए हमें चाहिए होता है क्या, सेटअप टाइम. एक टर्म मैंने आपको डिफाइन कराया था फ्लिप फ्लॉप हम जब डिस्कस कर रहे थे, सेटअप टाइम, TSU, याद आ रहा है. सेटअप टाइम क्या था, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कीप डेटा रेडी बिफोर अप्लाइंग द क्लॉक. यानी कि देखना, ध्यान सुनना, मैंने फर्स्ट क्लॉक कंप्लीट की, आउटपुट आ गया Q3 पर 1. अब जो Q3 पर 1 है वो J2 उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि आउटपुट कितनी देर में आ गया, टीपीडी फ्लिप फ्लॉप में आ गया. जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं टी क्लॉक टीपीडी फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट आ गया. तो क्या हमें सडनली ही क्लॉक अप्लाई कर देनी चाहिए, नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा. कितने टाइम तक, जब तक ये J2 फ्लिप फ्लॉप उस डेटा को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं कर लेता. यानी कि दैट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेटअप टाइम. यानी कि यहां पर आपको लिखना चाहिए टीपीडी फ्लिप फ्लॉप प्लस टी सेटअप टाइम. अच्छा, जब मैं ये बात डिस्कस कर रहा था रिपल काउंटर में, तो वहां पर जब मैंने टी क्लॉक का टाइम बताया था, तो आपने देखा होगा मैंने सीधा लिखा था एन टीपीडी फ्लिप फ्लॉप ग्रेटर देन और इक्वल टू एन टीपीडी फ्लिप फ्लॉप. अच्छा, वहां मैंने सेटअप टाइम का जिक्र क्यों नहीं किया, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए. बिल्कुल ध्यान से समझें अगर हम, तो रिपल काउंटर के अंदर डेटा ऑलरेडी अप्लाइड है. ईच एंड एवरी काउंटर इज वर्किंग इन द टॉगल मोड, वहां पर डेटा चेंज नहीं होता है. लेकिन सिंक्रोनस काउंटर, या हम यहां पर रिंग काउंटर ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा क्या है, फ्लिप फ्लॉप का चेंज हो रहा है. तो ऑब्वियस है कि जब फ्लिप फ्लॉप का इनपुट डेटा चेंज होगा, तो उस इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करने का टाइम आपको फ्लिप फ्लॉप को देना पड़ेगा, विच मींस वी हैव टू प्रोवाइड द सेटअप टाइम आल्सो. सो ये सेटअप टाइम वो डिफाइन कर रहा है. वहां पर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि वहां पर मैंने सेटअप टाइम क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि वहां पर डेटा क्या है, ऑलरेडी अप्लाइड है. डेटा जब पहले से अप्लाइड है तो अलग से हमको हर बार चेंज नहीं करना है. डेटा कहां चेंज होता है उसके अंदर सिर्फ क्या चेंज होता है, ट्रिगर सिग्नल, ट्रिगर हुआ नहीं हुआ, दो ही बातें चल रही होती हैं. डेटा उसके अंदर क्या रहता है, फिक्स रहता है. तो रिपल काउंटर में ये टर्म हम यूज नहीं करते, लेकिन यहां पर हमें यूज करना होता है रिंग काउंटर के अंदर टाइम पीरियड को डिफाइन करने के लिए. ओके, तो ये हमने डिस्कस किया. चलिए अब बात करते हैं इसके टाइमिंग डायग्राम की. जैसे एक टर्म हमने वहां पर सीखा था, रिपल काउंटर में मैंने ड्रॉ कराया था आपको टाइमिंग डायग्राम, यहां पर भी हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं. सो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे टाइमिंग डायग्राम. हेडिंग कर लें नेक्स्ट, टाइमिंग डायग्राम. चलिए टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग. जब हम रिपल काउंटर में टाइमिंग डायग्राम की चर्चा करते हैं, सो इन द रिपल काउंटर हमने ऑब्जर्व किया कि जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉल एफ है, ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉल एफ है
तो वहां पर जो Q0 होगा यानी कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा उसका फ्रीक्वेंसी आता था, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का फ्रीक्वेंसी आता था f/2, और जो Q3 होता था उसका फ्रीक्वेंसी कंसेक्यूटिवली, जैसे Q0 का f/2 हुआ, Q1 का f/4 हो गया, और Q2 का f/8 हो गया, Q3 का f/16 हो गया, Q4 है तो f/32 हो गया। इस तरह से फ्रीक्वेंसीज वहां पर डिवाइड होती थी। लेकिन अब अगर यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक फ्रीक्वेंसी, सपोज दिस इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, इस तरह से आउटपुट अगर चेंज हो रहे हैं क्लॉक में, तो हर क्लॉक के पॉजिटिव एज पर ये क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप्स ट्रिगर्ड होंगे। सो इसका पॉजिटिव एज ये है, पॉजिटिव एज, दिस इज द पॉजिटिव एज, दिस इज द पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज एंड पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज ऑफ ईच एंड एवरी क्लॉक पल्स पर आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर्ड होगा। चलिए अब हम नोटिस करते हैं जो हमारे आउटपुट्स हैं लाइक Q3, Q2, Q1, Q0 वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। पहले हमने देखा कि जैसे हमने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की उसकी पॉजिटिव एज पर ही Q3 क्या हो गया, 0 से 1 हो गया। यानी कि अगर मैं यहां पर Q3 का वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा तो Q3 विल हैव टू बी लुक लाइक, Q3 इस तरह से यहां पर लुक लाइक होगा, लाइक Q3, ये फर्स्ट क्लॉक की पॉजिटिव एज पर क्या हो जाएगा, लॉजिक 1 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट टाइम ये लॉजिक 1 कब हो रहा है, यहां पर देखिए फिफ्थ क्लॉक पर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 एंड 9। तो ये जो Q3 का वेवफॉर्म आएगा वो यहां पर 0 हो गया। अब ये फिफ्थ क्लॉक पर आके फिर से क्या हो जाएगा, लॉजिक 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हुआ यहां पर, और 9th क्लॉक पर आके फिर से क्या हो जाएगा, लॉजिक 1 हो जाएगा। इस तरह से आएगा Q3 का वेवफॉर्म। अगर हम ऑब्जर्व करें यहां पर Q2 का वेवफॉर्म क्या आएगा, देखें जरा Q2 का वेवफॉर्म किस तरह से यहां पर ड्रॉ होगा। Q2 का वेवफॉर्म जो आएगा वो फर्स्ट टाइम सेकंड क्लॉक पर लॉजिक 1 होगा, लॉजिक 1, और फिर ये नेक्स्ट यहां पर होगा एट 6th क्लॉक लॉजिक 1, और ये इस तरह से ये आएगा। और अगर हम अब ऑब्जर्व करते हैं Q1 वेवफॉर्म को, तो Q1 वेवफॉर्म विल बी लॉजिक 1 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट द थर्ड क्लॉक पल्स। आप देखें वहां पर आपके पास ट्रुथ टेबल लिखी हुई है कंप्लीट, इस तरह से ये चलता रहेगा। यहां से एट थर्ड क्लॉक पल्स इट बिकम्स लॉजिक 1 लाइक दिस, और इसके ऑनवर्ड्स यहां पर आके फिर से क्या होगा, लॉजिक 1 होगा, और ये इस तरह से फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करते हैं यहां पर Q0 को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो Q0 विल बी लॉजिक 1 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट द फोर्थ क्लॉक पल्स लाइक दिस, और ये इस तरह से। अगर हम इनके एक एक साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं, 1 साइकिल ऑफ Q3, 1 साइकिल ऑफ Q2, 1 साइकिल ऑफ Q1 एंड 1 साइकिल ऑफ Q0, अगर हम ऑब्जर्व करें यहां से, और मैं यहां पर मान के चलता हूं जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है सपोज स्मॉल f है, तो Q3 का फ्रीक्वेंसी होगा f/2, Q2 का भी फ्रीक्वेंसी f/2 होगा। आई एम सॉरी, आई वाज मेकिंग मिस्टेक। देखिए क्लॉक फ्रीक्वेंसी का स्मॉल f है तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा f/4। आप यहां से नोटिस करके देखें तो 1 साइकिल इज गेटिंग कंप्लीट। देखिए यहां से लेके यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है इसमें, जितने इंटरवल में इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है उतने इंटरवल में इसकी 4 साइकिल्स कंप्लीट हो रही है क्लॉक की। तो ऑब्वियस है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f/4, Q2 की भी फ्रीक्वेंसी f/4 होगी, Q1 की भी फ्रीक्वेंसी f/4 होगी, Q0 की भी फ्रीक्वेंसी f/4 होगी। और इसका अगर आपसे कोई पूछे मॉडुलस नंबर कितना है तो कितने डिफरेंट आउटकम्स इसमें जनरेट हो रहे हैं वो उसका मॉडुलस नंबर है। कितने डिफरेंट आउटकम्स जनरेट हो रहे हैं, 4 डिफरेंट, 1,000, 0,100, 0,010 एंड 0,001। 4 टाइम्स 0 इसका आउटकम्स नहीं है, तो इसके
मॉडुलस नंबर कितना हो गया इसका? 4। मॉडुलस नंबर हो गया 4, इसलिए फ्रीक्वेंसी कितनी डिवाइड हुई? डिवाइड बाय 4 फॉर ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप। हर एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट की फ्रीक्वेंसी हो गई इसमें f/4। सो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम फॉर द रिंग काउंटर दैट वी हैव ड्रॉन हियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें और नेक्स्ट सेटिंग करेंगे